हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम आ गए हैं क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। उसके आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। वन शॉट लेक्चर है, सारे एक ही लेक्चर में सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं, सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर किया है। सो इसे देखने से पहले उसे जरूर देखना, उसे देख लोगे यहाँ जो क्वेश्चन है वो तुम आराम से करके लेके चले जाओगे। ठीक है, और जो भी कुछ डाउट अगर रह गया होगा उस वीडियो में जो तुमने देखा होगा या फिर जो देखोगे, जो भी तुम्हारे में 2-4 डाउट अगर रह गए होंगे तो मेरा वादा है तुमसे, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं मैंने आपको बता ही दिया है। क्या करने वाले हैं हम इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले। तो ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो होने वाली नहीं है, 20-30 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्वेश्चंस ना रैंडमली नहीं है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स है ना, उस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है और सारे हैं, शॉर्ट टाइप भी है, लॉन्ग टाइप भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अफ्रो अमेरिकन कौन थे। मैं पहले कलर चेंज कर लूं। क्वेश्चन है हमारे पास, अफ्रो अमेरिकन कौन थे। तो इससे भी मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि अफ्रो अमेरिकन कौन थे। तो आंसर है 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अफ्रीका से जो काली चमड़ी के लोगों को दास बनाकर अमेरिका में लाया जाता था, उनकी पीढ़ी को आज अमेरिका, उनकी जो पीढ़ी आज अमेरिका में रहती है उन्हें हम अफ्रो अमेरिकन कहते हैं। तो आप इसी से समझ गए होंगे अफ्रो अमेरिकन किसे कहते हैं। बट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 17वीं से 19वीं सदी तक, 17वीं से 19वीं सदी की शुरुआत तक वहां से ना काले चमड़ी के लोगों को ना दास बनाकर अमेरिका में लाते थे। ठीक है, और उनसे गुलामी करवाते थे। तो जिस आदमी को गुलाम बनाकर लाया उसके बाल बच्चे हुए, फिर उसके भी बाल बच्चे हुए, तो उनकी जो पीढ़ी आज अमेरिका में बस गई है उन्हें ही कहते हैं हम अफ्रो अमेरिकन। ठीक है, और ये अफ्रो अमेरिकन एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ये भी एनसीईआरटी में छोटे से डब्बे के अंदर दिया गया है साइड में कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है कि अमेरिका में, ओह एक सेकेंड, क्वेश्चन मैं पहले कलर सेलेक्ट कर लूं। ओ ओ ओ ये हाँ, अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के विरुद्ध काले चमड़ी के लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को कहते हैं। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसे कहते हैं कि जो काली चमड़ी के लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए काली चमड़ी के लोगों द्वारा जो किया गया आंदोलन है उसे ही नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, और वो क्यों हुआ, जाहिर सी बात है क्योंकि ताकि अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके। तो आप ये समझ में आ गया कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या थी, ये उसी से रिलेटेड है, उसी से आप कंपेयर करके समझ सकते हैं। ये भी एक तरह का ना आंदोलन था। किस लिए भाई, ये भी आंदोलन था रंग भेद के खिलाफ जो अश्वेतों के साथ हो रहे थे। तो अश्वेतों, ओह सॉरी, अश्वेत शक्ति आंदोलन भी अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ अश्वेतों द्वारा किया गया एक शक्तिशाली आंदोलन था। डिफरेंस ये है अश्वेत शक्ति आंदोलन और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन में कि यह थोड़ा सा उग्र था एज कंपेयर टू नागरिक अधिकार आंदोलन इन अमेरिका। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया अश्वेत शक्ति आंदोलन किसे कहते हैं और नागरिक अधिकार आंदोलन किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए, एक ना एनसीईआरटी में समरूप समाज का मेंशन था समरूप समाज का, तो उसे जैसा चलिए देख लेते हैं कि अमेरिका में समरूप समाज किसे कहते हैं। तो आप इसे नाम से ही समझ सकते हैं, समरूप मतलब सेम।
तो एक ऐसा समाज जहां एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हो, मतलब एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग मैक्सिमम नंबर में हो, मेजॉरिटी में हो, वहां ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो वैसे समाज को हम लोग समरूप समाज कहते हैं। और अगर ऐसा उल्टा हो गया तो क्या कहलाएंगे इसे? इसे कहेंगे बहुरूप समाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। एनसीईआरटी में एक 2-3 बार मार्टिन लूथर किंग का जिक्र हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो यहीं पे हमारा सवाल है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन है, या फिर मार्टिन लूथर किंग पर टिप्पणी करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध में चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अब बेसिकली आप इसे ऐसे समझे, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ये अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ हो रहे हैं आंदोलन को ये लीड कर रहे थे, ये उसके नेता थे। और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात दूसरी यह है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी को मानते थे। आप कह सकते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी के अनुयायी थे, उनके फॉलोअर थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे ध्यान से पढ़ें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं हमेशा पूछ लिया जाता है 5 नंबर के लिए, 2 नंबर, 3 नंबर के लिए। कि क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिको ओलंपिक खेल, पहले मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूं, बॉक्स ले लूं। हाँ, मैक्सिको ओलंपिक खेल में अमेरिका में अफ्रो अमेरिकी धावकों ने अमेरिका में अश्वेत के साथ हो रहे भेदभाव को दर्शाने के लिए क्या क्या किया। बेसिकली ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस थे, वो जब स्टेज पर गए पदक लेने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने अमेरिका में हो रहे अश्वेतों के साथ भेदभाव के खिलाफ हो रहे दर्शाने को क्या क्या किया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बहुत इजी है। बेसिकली एनसीईआरटी ना शुरू ही यहाँ से करती है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, आंसर है विजेता अफ्रो अमेरिकी धावकों ने अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को निम्न प्रकार से दर्शाया। उन्होंने कैसे दर्शाया, तो चलिए जानते हैं कैसे दर्शाया। ओह एक सेकेंड, हाँ, उन्होंने ऐसे दर्शाया, उन्होंने बिना जूता पहने सिर्फ मोजे पहनकर पदक लेने के लिए चले गए, जो कि इस बात का प्रतीक था कि अमेरिका में काले लोग गरीब है। अब देखिए, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि जो जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ है, ये ना जब पदक लेने गए तो ये सिर्फ मोजे पहन के ना पदक लेने को चले गए, इन्होंने जूता नहीं पहना था, जो कि इस बात का प्रतीक था कि अमेरिका में अश्वेत लोग गरीब हैं। और क्या किया इन्होंने, स्मिथ ने अपने गले पर काले मफलर जैसा कपड़ा पहना था, जो जो अश्वेतों के आत्मगौरव को दर्शाता था या उसका प्रतीक था जी। टॉमी स्मिथ ने क्या किया कि वो पहली बात खाली पैर चले गए, और दूसरी बात उन्होंने अपने गले पर काले कलर का कपड़ा पहना था, जो कि अश्वेतों के आत्मगौरव का प्रतीक था। तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है कि कार्लोस ने मारे गए अश्वेतों की यादों में काले मनकों की माला पहनी थी। जो जॉन कार्लोस थी, इन्होंने क्या किया, ये तो पहली बात कि खाली पैर चले गए पदक लेने, और दूसरी बात कि इन्होंने मनकों की माला पहनी थी, जो कि इस बात का प्रतीक था कि अमेरिका में बहुत सारे काले लोगों की मृत्यु हुई भेदभाव के कारण। ठीक है, और एक और जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि काले दस्ताने और बंद मुट्ठी अश्वेतों की एकता की प्रतीक थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की कोई जरूरत है कि उन्होंने मुट्ठी में काले दस्ताने पहने हाथ में और उसे बंद किया, जो कि प्रतीक था अश्वेतों की एकताओं का। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता चल गया कि अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को दर्शाने के लिए टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस ने क्या क्या किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस और पीटर नार्मन द्वारा किए गए
प्रदर्शन के बाद ओलंपिक संघ की क्या प्रतिक्रिया थी? जब उन्होंने ऐसा कुछ किया तो क्या ओलंपिक संघ चुपचाप बैठा रहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो किया इसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो क्या कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को की ओलंपिक सदस्यता को खत्म कर दिया गया तथा उनके पदक उनसे वापस ले लिए गए। जी देखिए, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने ओलंपिक पदक वितरण समारोह में जो किया, जो प्रदर्शनी उन्होंने की अश्वेतों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को दर्शाने के लिए, तो उन्हें इनका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। क्या किया ओलंपिक संघ ने टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस की ओलंपिक सदस्यता को ही खत्म कर दिया और उनसे उनके पदक भी वापस ले लिए। इसमें एक और नाम है पीटर नॉर्मन। इन्हें भी भुगतना पड़ा। उनका सिर्फ सपोर्ट करना, इन्होंने कुछ किया नहीं, बस उनका सपोर्ट किया, तो इन्हें भी भुगतना पड़ा। इन्हें क्या लॉस हुआ? पीटर नॉर्मन को अगले साल ओलंपिक में भाग नहीं लेने दिया गया। तो ये ओलंपिक संघ द्वारा दिए गए प्रतिक्रियाएं थे, लिए गए एक्शंस थे, जो ओलंपिक संघ ने पीटर नॉर्मन, जॉन कार्लोस और टॉम स्मिथ के साथ किया था। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस की मूर्ति किस विश्वविद्यालय में लगाई गई है या फिर लगाई गई? मेरे से लगता है उस टॉपिक में ये ना उस वीडियो में ये मेरे से सवाल या टॉपिक छूट गया, जो कि बहुत छोटा सा था, माफी चाहता हूँ। तो बहुत ही इसका आसान आंसर है, आप पढ़ सकते हैं। होस स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस की मूर्ति लगाई गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम 9वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमारा जो 9th क्वेश्चन है ये पूछता है हमसे कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है? समाज में जो डिफरेंसेस है वो कैसे आते हैं, वो कैसे उभरते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर है कि जो समाज में सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति अधिकांशतः मतलब मैक्सिमम जन्म आधारित होती है। सामान्य तौर पर हमें अपना समुदाय, धर्म, भाषा, जाति चुनना हमारे वश में नहीं होता है। देखिए, इसका मतलब है कि पहले बात क्वेश्चन है कि जो सामाजिक भेदभाव है, जो समाज में डिफरेंसेस आती है, कैसे आते हैं? तो मैक्सिमम डिफरेंसेस और भेदभाव ये बर्थ बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम किस धर्म को मानने वाले घर के अंदर जन्म लेंगे, हमारा जन्म किस जाति में होगा, किस भाषा बोलने वालों के घर में होगा, इन पर हमारा बिल्कुल भी वश नहीं होता। तो मैक्सिमम डिफरेंसेस यहीं से आते हैं। तो क्या सारी डिफरेंसेस यहीं से आती है, सारी भेदभाव जन्म आधारित होती है? नहीं, कुछ भेदभाव, कुछ डिफरेंसेस हम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ अंतर हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। जैसे पढ़ाई के विषय, देखिए आप अभी क्लास 10 में हैं तो अभी सब कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू। लेकिन आप जैसे ही 10 पास कर जाओगे, 11th में जाओगे, तो आप में से कुछ लड़के आर्ट्स ले लेंगे, कुछ कॉमर्स ले लेंगे, कुछ साइंस ले लेंगे और कुछ पढ़ाई भी छोड़ देंगे। कोई पापा का बिजनेस संभालेगा, कोई बाहर चला जाएगा, तो ये सब होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे आ गया ना डिफरेंस, हो गया ना, स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस हो गया ना। कैसे हुआ? ये हुआ पसंद के आधार पर, उनके चुनाव के आधार पर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि समाज में भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। मैक्सिमम होती है बर्थ बेस्ड और कुछ होती है हमारा अपना चॉइस। ठीक है, तो इस तरह इन सब के आधार पर समाज में भेदभाव या अंतर विकसित होता है। अब आपको पता चल गया समाज में कैसे भेदभाव और अंतर विकसित होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि समाज में उपस्थित सभी डिफरेंसेस, सभी विभिन्नताएं समाज में विभाजन का रूप मतलब समाज को तोड़ने का रूप नहीं लेती है। कैसे नहीं लेती है, स्पष्ट करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे आप नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट में टिक लगाएंगे। ये लिटरली इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर इसका बहुत इजी है। आंसर है
सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कई बार सामाजिक विभिन्नताएं भी लोगों के बीच पुल का काम करती है। कैसे काम करती है पुल का? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस अश्वेत व्यक्ति थे, पर पीटर नॉर्मन एक श्वेत था। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थी, इन दोनों के बीच में विभाजन था, बट फिर भी पीटर नॉर्मन ने दोनों मतलब टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस का साथ दिया। इससे ये साबित होता है कि हर बार समाज में उपस्थित विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। ठीक है, आप समझ गए इसका आंसर? तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है? ये बहुत स्वाभाविक सा उठने वाला सवाल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हर सामाजिक विभाजन सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। तो कब सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, आप सभी जानते हैं सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप कब लेता है? जब जो कुछ अंतर होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे हो जब अंतर छोटे रहते हैं कुछ नहीं होता। जैसे अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, ये बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, उसने आपसे मुंह फुला लिया, तो अगर कुछ दिन के लिए मुंह फुलाया तो ठीक है, कुछ घंटे के लिए फुलाया तो ठीक है। अब मान लो वो एक हफ्ता बात ही नहीं करता, बात ही नहीं करती, कुछ भी हो सकता है, तो और एक हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, तो अब क्या होगा ना कि आप भी उससे नहीं बात करो। भाई वो नहीं बात करता तो तुम क्यों बात करोगे? तो यही होता है कि पहले वो ठीक था, कुछ दिन तक अगर मुंह फुलाता तो चलता, बट अंतर अब बढ़ गया, ज्यादा दिन तक मुंह फुला लिया, तो कौन बर्दाश्त करेगा? कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब कोई बर्दाश्त नहीं करता है तो वो विभाजन का रूप ले लेता है। तो खैर ये तो एग्जाम्पल की बात है। आंसर पे आते हैं। आंसर है हमारा सामाजिक विभाजन तब होता है। देखिए, ओह सॉरी, ओह एक सेकंड में सेलेक्ट कर लूं पहले। ठीक है, कलर ले लूं, रेड। ठीक है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर बहुत बड़े बन जाए, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अमेरिका में रंग भेद के कारण अश्वेतों के पास अधिकार नहीं थे। ये तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका में रंग भेद होता था, जिनसे अश्वेतों के पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। पर बाद में इसी वजह से ना अश्वेत गरीब होते गए, अशिक्षित होते गए, बेघर होते गए। अब यार एक ही जो सिर्फ अश्वेत है वही अशिक्षित हो गए, वही बेघर हो गए, वही बेरोजगार हो गए, वही गरीब हो गए। और ऐसा होने के बाद ना समाज उन्हें अच्छी नजर से, हीन नजर से देखता था, अच्छी नजर से नहीं देखता था। तो ऐसा किसी के साथ हो तो वो क्या करे? वो खुद को ना समाज से अलग मानने लगता है। ठीक है, सॉरी, वो खुद को समाज से अलग मानने लगता है, और यही हुआ इन केस में भी। और वो खुद को श्वेतों से अलग मानने लगे। अमेरिका में श्वेत ही गरीब हो गए, बेघर, बेरोजगार, अशिक्षित हो गए, तो अब वो खुद को समाज से अलग मानने लगे। और जब कोई तबका खुद को समाज से अलग मानने लगता है या खुद को विशिष्ट मानने लगता है, तब वो सामाजिक अंतर है, सामाजिक विभाजन का रूप लेता ही लेता है। अगर मैं एक और एग्जांपल से बात करूं तो जैसा हमारा देश भारत में हुआ 15 अगस्त 1947 तक सब कुछ ठीक था, 14 अगस्त तक। उसके बाद जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने बस इस बात पे पाकिस्तान की डिमांड कर दी, क्योंकि हम अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हम आपके साथ नहीं रख सकते। वो खुद को अलग मानने लगे बाकी सबसे। अब इतना ज्यादा उन्होंने अलग माना कि उन्होंने अपने लिए एक अलग कंट्री की डिमांड कर दी। तो यहाँ क्या हुआ? हमारे देश का विभाजन हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की राजनीति स्पष्ट करें। जी हाँ, यह क्वेश्चन हमसे कहता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति को स्पष्ट करें। तो भाई अभी तक हमने पढ़ा कि समाज में है, समाज है, एक समाज में कुछ अंतर है, बेसिकली कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और उस डिफरेंसेस की वजह से कभी कभी समाज टूट जाता है, कभी कभी नहीं टूटता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या हो
अगर सामाजिक विभाजन में राजनीति घुस जाए, राजनीति का प्रवेश हो जाए सामाजिक विभाजन में, तब क्या होगा? यही हमारे पास क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति स्पष्ट करें। तो बेसिकली इसके ना दो आंसर होते हैं, एक नेगेटिव आंसर होता है, एक पॉजिटिव आंसर होता है। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव आंसर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट में एक आंसर ये है कि सामाजिक विभाजन में जब राजनीति होती है तो इसके प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कभी भी समाज में अगर विभाजन है, इसका मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका ये पहले मैं नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहा हूं, पॉजिटिव इसके बाद है। तो पढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन में जब भी राजनीति होती है तो इसके प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब उत्तरी आयरलैंड के सामाजिक अंतर में राजनीति का प्रवेश किया गया, क्योंकि राजनीति जब प्रवेश की उत्तरी आयरलैंड के सामाजिक विभाजन में, तो सैकड़ों सुरक्षा बल सहित सेना के जवान और आम लोग भी मारे गए। इसकी कहानी जो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि कैथोलिक और जो ये पहले जो उत्तरी आयरलैंड है, ये है एक क्रिश्चियन कंट्री और ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड है। कैथोलिक चाहते थे कि उन्हें ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दिया जाए और प्रोटेस्टेंट चाहते थे उन्हें आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए। यानी कि दोनों चाहते थे कि एक तबका चाहता था कि देश को तोड़ के ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दिया जाए, एक तबका चाहता था कि देश को आयरलैंड गणराज्य में मिला जाए। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सामाजिक विभाजन में राजनीति घुस गई। इसके सामाजिक विभाजन में राजनीति घुस गई और राजनीति होने लगी, तब ये हुआ, जो कि बहुत बुरा हुआ और इसमें बहुत ज्यादा मारपीट हो गया, सुरक्षा बल मारे गए, सैनिक मारे गए, आम लोग मारे गए। तो आपने देखा कि कभी भी सामाजिक विभाजन में अगर राजनीति आती है तो इसके लिटरली बहुत डेंजर रिजल्ट्स आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया अभी। और आप इसे फिर से सेम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया पार्टीशन के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। इंडिया में उस समय डिफरेंसेस थे, कल्चर का डिफरेंस था, अंतर था हमारे समाज में। और क्या हुआ? समाज में अंतर था, हमारे सामाजिक अंतर में राजनीति ने प्रवेश किया और हमारे देश का विभाजन हो गया। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 1947 में। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल है इसके पक्ष में। मैंने आपको उत्तरी आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया, इंडिया का एग्जाम्पल दिया। अब एक देखिए यूगोस्लाविया भी एक देश था पहले। तो यूगोस्लाविया की कहानी में भी उनके सामाजिक विभाजन में जब, या ने है वहां में होगा, उनके सामाजिक विभाजन में जब राजनीति प्रवेश किया तो उस देश के भी कई टुकड़े हो गए। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए कि कब सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया उत्तरी आयरलैंड का, दूसरा एग्जांपल दिया इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पार्टीशन का, और तीसरा एग्जांपल है यूगोस्लाविया का। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जो सामाजिक विभाजन है सामाजिक अंतर का रूप ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कल राजा कि सामाजिक विभाजन हर बार राजनीतिक फूट पैदा नहीं करते हैं, स्पष्ट करें। या फिर आपसे ये क्वेश्चन सीधा ना पूछ करके आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि हर बार सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती, स्पष्ट करें, तो भी इसका सेम आंसर होगा। ठीक है भाई, हर बार सामाजिक अंतर विभाजन का कारण नहीं बनती, इस बात को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। मैं इसे अंडरलाइन कर दूं। हर बार सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनता, इस बात को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? पहली बात, कई बार राजनीतिक पार्टियां सामाजिक अंतर के अनुरूप अपनी नीतियां बनाती है तथा उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। ये बहुत आसान है, हमारे इंडिया में तो बहुत कॉमन है ये बात कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है ये क्या करते हैं ना, वो पहली बात समाज को ध्यान में रखते हैं कि हमारा समाज कैसा है, इसमें कितने धर्म के लोग हैं, कितने जाति के लोग हैं, कितने पिछड़े लोग हैं, उन सब को ध्यान में रखकर वो नीतियां बनाती है और उन नीतियों की जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाती है।
ये पहली बात। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राजनीति सामाजिक अंतर है, यह राजनीति ने इसे संभाल के रखा है, ये किसी प्रकार से फूट पैदा नहीं कर रहा है। और क्या है, और कई बार राजनीतिक पार्टियां पिछड़े हुए लोगों के लिए खास रूप से काम करती है। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ वो SC STs के लिए, आदिवासी के लिए और महिलाओं के लिए भी स्पेशल कुछ लाए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में आरक्षण है जो पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने के लिए, महिलाओं के लिए। तो कई बार राजनीतिक पार्टियां समाज के इस अंतर के अनुरूप भी काम करती है, जो कि हमें ही बेनिफिट करती है, हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सामाजिक अंतर है, बट यहाँ किसी प्रकार का विभाजन का रूप नहीं ले रहा है, बल्कि यहाँ पे और अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए काम हो रहा है, सामाजिक अंतर होते हुए के बावजूद भी। तो ये सब बात ये साबित करती है कि हर बार सामाजिक जो भेदभाव है और सामाजिक अंतर है, वो हर बार सामाजिक विभाजन का काम नहीं करती। ठीक है, अब हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया, एक ये और इसके बाद एक और लास्ट है। तो अब हम आगे अपने लास्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम को तय करने वाले, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, 3 आयाम कौन से है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये सामाजिक अंतर, अच्छा ये नहीं, सॉरी, हाँ ये भी नहीं, ये है, ये कि हाँ समाज में भेदभाव की उत्पत्ति, अरे यार ये नहीं है। हम्म 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 हम्म, छोड़ो, हाँ ये है, सामाजिक विभाजन की राजनीति को स्पष्ट करें। ये जो सवाल है, अगर ये आ जाए 5 नंबर में, 10 नंबर में, 8 नंबर में, 10 नंबर में तो क्या नहीं पूछते, तो आप क्या करोगे ना, जो मैंने आपको बताया एक नेगेटिव एस्पेक्ट वाला आंसर, ये जो मैंने आपको बताया है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट वाला, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। और साथ में ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला मैंने बताया आंसर, आप इसे कंबाइन करके लिखेंगे, इसका भी आंसर आप लिखेंगे और उसका भी आंसर लिखेंगे, और ये 5 नंबर या 8 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तब चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दैट सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले आयाम, 3 आयाम कौन कौन से हैं। बेसिकली मैं अगर इसे बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊं कि समाज में जो अंतर है, समाज में जो विभाजन है, अगर इसमें कभी राजनीति इंटरफेयर करती है या इस पर राजनीति होती है, तो उसके परिणाम क्या होंगे, ये किन किन बात पर निर्भर करती है। उसके परिणाम पॉजिटिव आएंगे, उसके परिणाम नेगेटिव आएंगे, जो हमने देखा अभी, हमने नेगेटिव जब हमने अभी देखा कि जब सामाजिक विभाजन में, सामाजिक अंतर में जब राजनीति इंटरफेयर किया, तब हमारे पास एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आया आंसर, जिसमें हमने यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड और खुद हमारा भारत का एग्जाम्पल है। और एक और हमने देखा, जब सामाजिक विभाजन होते हुए भी उसमें भी राजनीति आती है, बट वहां वो आम जनता का फायदा करती है, उसमें किसी प्रकार का बंटवारा या विभाजन नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन पूछता है हमसे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले आयाम कौन कौन से हैं, यानी कब हमारा होगा कि आंसर हमारा पॉजिटिव आए, मतलब जब भी समाज के विभाजन में राजनीति आएगी तो वो सकारात्मक रूप से इफेक्ट करेगी या फिर नकारात्मक रूप से इफेक्ट करेगी, ये किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये बहुत आसान है, इसके 3 आयाम निम्न प्रकार है, मतलब 3 केस है जो हमें ये बताती है कि जो रिजल्ट वो सकारात्मक आएंगे या नकारात्मक आएंगे। पहला, लोग अपनी पहचान को किस प्रकार देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये बताता है हमारे सामाजिक अंतर में जब राजनीति घुसेगी तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, ये इस पे डिपेंड करता है कि लोग अपनी पहचान को किस प्रकार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई तबका अगर खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है दूसरे से, अगर उसका धर्म अलग हो, जात अलग हो, किसी प्रकार से वो अलग है
बहुत से लोगों से, और वो खुद को सुपीरियर मानता, उनसे ऊंचा मानता, उनसे बहुत अलग मानता है, उनके साथ अब वो नहीं रह सकता। तब इस कंडीशन में अगर यहाँ पे राजनीति आएगी तो वो विभाजन का कार्य करेगी, वो विभाजन का कारक होगी। फॉर एग्जाम्पल, फिर से इंडिया में 1947 में जब मुस्लिम लीग ने यहाँ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग रखी, तो वो क्या हुआ उस समय? उसमें हुआ यह कि जो कुछ समाज के जो कुछ लोग थे, वो खुद को बस धर्म के आधार पे खुद को सुपीरियर मानने लगे, अलग मानने लगे कि हम अलग हैं, हम रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए उस समय हमारे देश का विभाजन हुआ, जो कि इस बात पर डिपेंड करती है कि लोग अपनी पहचान को किस तरह देखते हैं। अगर अगर आप अपोजिट केस देखो, अगर वो इस तरीके से मानते कि कोई बात नहीं, हम अलग है पर मिलजुल के रहेंगे, तो विभाजन नहीं होता देश का। दूसरा है कि राजनीतिक दल उनके मांग को किस तरह उठाते हैं। जो उनके राजनीतिक पार्टियां हैं, फॉर एग्जांपल हमने बेल्जियम में देखा, उनके यहाँ भी डिफरेंसेस थी लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए कि कुछ भी हो लेकिन हमारा समाज अलग नहीं होना चाहिए, हमारा देश टूटना नहीं चाहिए, मिलकर रहेंगे। इस भावना के साथ उन्होंने काम किया। उनके राजनीतिक दल ने आराम से सबको टेबल पर बुलाया, बैठाया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, जिनसे उनका समाज बचा रहा। उनके समाज में कुछ नहीं हुआ, नहीं न लड़ाई पीट हुए, झगड़ा, शांति रहा। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए अगर वो ऐसे करते हैं कि नहीं, टेबल पे नहीं बुलाते, उकसाते, मांगों को लेकर लोगों को उकसा देते, तो क्या होता? तो फिर श्रीलंका के तरह गृह युद्ध की स्थिति होती और वहां भी समाज बट सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके राजनीतिक दलों ने उनके मांगों को सही तरीके से उठाया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है फैक्टर है कि सरकार सामुदायिक मांग को किस प्रकार सामुदायिक मांगों को किस प्रकार करते हैं या फिर पूरा करते हैं। जैसे फिर से बेल्जियम की एग्जांपल, उनके सरकार ने क्या किया कि उनके सरकार ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए ताकि कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी असंतुष्ट ना रह जाए देश के कानून से और देश से। आप इसके विपरीत ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में उनकी सरकार मतलब बहुत इररिस्पॉन्सिबल बन के वो सिर्फ सिल्लियों के पक्ष में नियम कानून बनाते गए और एट द एंड हुआ क्या, उनका समाज बटा हुआ था और उसमें लड़ाई हो गई। वो लगभग वो भी देश टूटने के कगार पे था, बट वो टूटा नहीं, बट नुकसान तो हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट आया, उनके नेगेटिव रिजल्ट आए। तो ये बेसिकली यही 3 फैक्टर है जो बताती है आपको कि आपके समाज में समाज में सामाजिक अंतर है, और उसमें अगर राजनीति होती है तो उसके आपके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, उनके परिणाम कैसे होंगे, इन 3 आयाम पर डिपेंड करती है। ठीक है भाई। तो भाई